नई बहू की जादुई पहली रसोई। आईने के आगे बैठी रीना तैयार हो रही थी। इतने में उसकी माँ बबीता आकर वहां कहती है। रीना, कहाँ रह गई? तेरा साज श्रृंगार अब तक पूरा नहीं हुआ क्या? हो गई माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। उनके नजर में ये पूरा पकवान तूने तैयार किया है। मगर माँ, पूरी पकवान तो दूर, मुझे तो एक प्याली चाय बनाना भी नहीं आता। तू बस अपनी चोंच मत चलाना। एक बार ब्याह हो जाए तो करछी चमचा चलाना खुद ब खुद आ जाएगा। थोड़ी ही देर में लड़के वाले वहां आ जाते हैं। रीना अपनी माँ के सिखाए शब्दों के कारण उन्हें चाय और पकवान परोसकर खामोश खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रीना की होने वाली सास कमला कहती है। वाह, क्या बात है बहन जी। आपकी बेटी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का बसेरा है। पूरी पकवान बनाने में तो उसने मेरी बड़ी बहू रजनी को भी पछाड़ दिया। मुझे ऐसी ही सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। ये रिश्ता तो तय रहा। रीना की बड़ाई रजनी को रास नहीं आती और वो कुढ़ते हुए कहती है। ना जाने क्यों मुझे रीना को देखकर लग नहीं रहा ये रसोई घर में पैर भी रखती होगी। इतने स्वादिष्ट मीठे पकवान इसके बस की बात नहीं। इससे पहले कि रजनी किसी नतीजे पर पहुंचती, कमला वहां से चलने लगती है। समय बीतता है। शादी की तारीख पास आता देख बबीता अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने में जुट जाती है। फिर एक दिन थक हार कर बबीता अपनी बेटी पर झुंझला उठती है। रीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पिछले 4 सप्ताह से तुम्हें चूल्हा चौका सिखा रही हूँ। बावजूद इसके तुम हर बार यही बेढंग खाना बना रही हो। कभी सब्जी नमक के मारे माहूर कर दे रही हो, तो कभी कच्ची पकी रोटियां पका रही हो। ये पकाओगी तुम पहली रसोई में? ऐसा खाना खिलाकर अपने मायके की खिल्ली उड़ा दोगी। अपनी माँ के कड़वे बोल सुनकर रीना रसोई घर से भागती दौड़ती आंसू से भरकर नंगे पांव दरवाजे के बाहर निकलकर एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी निगाहें औंधे मुंह पड़ी एक बीमार गाय की रेंकने पर जाती है। बा, बा। अरे, ये गाय तो बड़े दर्द बाधा में घिरी हुई है। प्यास के मारे इसकी दशा तो हिरनी के जैसी हो गई है। एकाएक रीना की नजर पेड़ के पास रखे घड़े पर जाती है। जैसे ही वो गाय को पानी पिलाकर सहलाती है, उस गाय के घाव गायब हो जाते हैं और गाय के कंठ से बड़े कर्कश के साथ शब्द फूट पड़ते हैं। घबराओ मत, मैं तारा हूँ। मैं एक जादुई जलजीवी गाय हूँ। अगर पल भर और मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तुमने मुझ प्यासी को पानी पिलाया, इसका पुण्य अमृत से भी बढ़कर है। मांगो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ दिन में मेरी शादी है, बावजूद इसके मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ भी माँ के जैसा नापा तुला हो जाए, ताकि बहू बनने के बाद मुझे सास के ताने बाने ना सुनने पड़े। ये सुनकर जादुई गाय अपनी शक्ति से घी से भरी एक छोटी गगरी उसे थमाते हुए कहती है। ये रखो रीना, इसमें जादुई घी है। जिस भी मिष्ठान या भंडार में तुम इसका प्रयोग करोगी, उस खाने का स्वाद 56 भोग से बढ़कर बन जाएगा। बस याद रहे कि ये जादुई घी से भरी गगरी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। जादुई घी की गगरी लेकर रीना अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद शादी का दिन दस्तक दे जाता है और रीना दुल्हन से कमला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। वैसे भी तुझे तड़के सवेरे उठना है, क्योंकि कल तेरी पहली रसोई है। इतने के बाद रीना अपने कमरे का रुख कर देती है। देखते ही देखते रात का अंधेरा मुर्गे की बांग के साथ बिहान में बदल जाता है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से काम धाम खत्म कर लेती हूँ। कुछ ही देर बाद रीना की सास कमला रसोई में आकर कहती है। बहू, हमारे घर में पहली रसोई की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। इसीलिए नई नवेली बहू को सबसे पहले कुछ मीठा बनाना होता है। इसीलिए तू हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। कमला के जाते ही रीना चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर जादुई घी डालकर हलवा बनाने लगती है। अगले ही पल हलवे की खुशबू घर के कोने कोने में फैल जाती है।
रीना सभी को हलवा परोसती है। तभी कमला बड़ी ललक के साथ कहती है, अरे वाह बहू, हलवे की रंगत तो बड़ी नायाब नजर आ रही है। अब तेरी सास के सब्र का बांध साथ छोड़ रहा है। झटपट से परोस दे। फिर सभी हलवा खाने लगते हैं और रजनी का पति रवि कहता है, सचमुच रीना, क्या उम्दा हलवा बनाया है तुमने, मन खुश हो गया। शुक्रिया जेठ जी। जानती है बहू, जब तेरी जेठानी नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी तो पहली रसोई में उसने चूल्हे का चिथरा कर दिया था। कई बार के कोशिश के बाद कहीं जाकर हलवा बनाया था। उसने मेरे तो सोए भाग्य जाग गए। तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर अक्ल शक्ल से लेकर खाना बनाने में भी अव्वल है। रीना की बड़ाई सुनकर गुस्से से बौखलाकर रजनी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ जाती है। हाँ, इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि रीना हलवाई से भी बेहतरीन हलवा बनाती है। मगर पता नहीं, ये मुझे इसके हाथों का हुनर नहीं बल्कि कोई जादू जान पड़ता है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। 2 दिन बाद कमला की सहेलियां रीना से मिलने आती हैं। रीना बहू, अरे ओ रीना बहू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, ये हमारी पड़ोसन है और मेरी सखी भी तुझे देखने आई है। अरे क्या बात है कमला, तेरी बहू देखने में तो बहुत सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं रमा काकी, रीना खाना भी बहुत लाजवाब बनाती है। अच्छा, तब तो हम गांव की औरतों को नई बहुरानी के हाथों का बना गाजर का हलवा खाना है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए हलवा बनाती हूँ। रीना झटपट से रसोई में आकर गाजर छीलकर हलवा बनाने लग जाती है। वहीं खिड़की से झांक रही रजनी नजर गड़ाए उसकी निगरानी में लग जाती है। शक्कर, चीनी, दूध, मेवे सब मिला दिए। अब जैसे ही इस गाजर के हलवे में इस गगरी की 1 चम्मच घी घुलेगी, इसके स्वाद में जैन पड़ जाएगी। रीना जैसे ही उस गाजर के हलवे में जादुई घी डालती है, उसकी रौनक और रंगत एकदम निखर जाती है, जिसके साथ हलवे की खुशबू रसोई से बाहर निकलकर चारों ओर बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेरी नई नवेली देवरानी ने पहली रसोई में इस जादुई घी के चलते बड़ाई पाई थी। कोई बात नहीं, आज रात ये घी की गगरी मेरी हो जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगी माँ जी की चहेती। रीना गर्मा गर्म हलवा सभी के बीच परोस देती है, जिसे खाकर रजनी बोलती है, अरे रीना, तुम्हारे पास कोई जादुई घी की गगरी है क्या, जिसका स्वाद उसमें समा गया हो? क्या हुआ, तुम्हारे चमकते चेहरे की रंगत फीकी क्यों पड़ गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? रजनी की बात सुनकर रीना खामोश हो जाती है। रात में जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं, तब रजनी दबे पांव रसोई में घुसकर उस घी की गगरी को चुरा लेती है, मगर वो गगरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर टूटकर बिखर जाती है और आवाज सुनकर कमला और रीना वहां आ जाते हैं। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी जादुई घी की गगरी फोड़ दी। जादुई घी की गगरी? ये क्या बला है बहू? रीना रोते हुए कमला को सब कुछ बता देती है। तभी रजनी फूट डालते हुए कहती है, देखा माँ जी, रीना के हाथों में अन्नपूर्णा माँ का बसेरा नहीं था, बल्कि ये इस जादुई घी के कारण स्वादिष्ट खाना बनाकर सभी के मन में मिश्री की तरह घुल रही है। बस कर बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तेरी चिकनी चुपड़ी चाल समझती हूँ मैं। और रीना बहू, असल जादू गृहिणी के हथेलियों में होता है। अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करके देख, तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। सास के शब्द से रीना को खुद पर निश्चित तौर पर निर्भर होना सिखा दिया था। अब रीना में वो खाना बनाने की खूबी और खुमारी शामिल हो गई थी। उसने अपने हाथों के बने स्वादिष्ट खाने से सभी के दिल में घर बना लिया था। देहाती बहू के घर आई 2 बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा, कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी।
चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने, मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो, अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़ा था इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गोरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियाँ हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी।
ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गंवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास बहू को 1000 मैगी पकाने की चुनौती। मानिकपुर गांव में मंगला और मीनल नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। दोनों सास बहू के बीच भरपूर मात्रा में भरत मिलाप था। वो सास बहू मैगी खाने की बेहद शौकीन थी, मगर उनकी इस बुरी लत से उनके पति गंगाधर और गिरीश बेहद हताश हो चुके थे, क्योंकि बेचारी पतियों को हर एक दिन सास बहू की पसंदीदा मैगी की मार जो झेलनी पड़ती थी। देर सांझ दोनों बाप बेटे थके मांदे घर आते हैं। अरे गिरीश की माँ, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ला दो। ये लीजिए पानी। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा तो एकदम मीना कुमारी के जैसे चमक दमक रहा है। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ, अपने हाथों से खाना खजाना पकाया है आज मैंने और बहू ने। बहुत ही अलग अंदाज का खाना बनाया है। तुम दोनों बाप बेटे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर गंगाधर फूले नहीं समाता और बुदबुदाता हुआ कहता है, अरे लगता है आज दोनों सास बहू ने बढ़िया पकवान बनाया है, जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। दोनों बाप बेटे हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गंगाधर बोलता है, अरे भगवान, और कितनी देर बाद जोहनी पड़ेगी हम बाप बेटे को? अरे तनिक जल्दी करो, भूख के मारे पेट में चूहों की सेना कुश्ती और कबड्डी खेल रही है। एकाएक दोनों सास बहू खाने का ढका हुआ बर्तन लाकर मेज पर सजाती हैं। भूख से बिलबिलाते हुए दोनों बाप बेटे जैसे ही बर्तनों के ढक्कन हटाते हैं, सास बहू का बनाया खाना देखकर बेचारे पतियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं।
मैगी देखकर उनकी खुशी मानो शोक की लहर में बदल जाती है कि मीनल कहती है, पेश है मैगी मंचूरियन, मसाला मैगी, मक्खन मैगी, पनीर मैगी, पे 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 पे। अरे बहू बंद करिए पे 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 की पुंगी बजाना। रोजाना की तरह आज भी तुम दोनों सास बहू ने खाने के नाम पर फिर मैगी की बलि चढ़ा दी है। अरे अगर हम इतनी मैगी खाते रहेंगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम बाप बेटे के लिए यमराज का बुलावा आ जाएगा। अरे एकदम सही बात बोली बेटा तूने। जाने इन दोनों सास बहू को इस मैगी में ऐसा भी कौन सा मेवा मिष्ठान का स्वाद आता है जो मैगी के लिए मचलती रहती हैं। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू डायलॉग बाजी करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अब हम सास बहू अपनी मनपसंद मैगी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे 2 मिनट की मैगी की कीमत आप क्या जानो गिरीश बाबू। हम सास बहू की जुबान की स्वाद है ये मैगी। अरे बंद करो तुम दोनों सास बहू ये बोलबाला। जिन हाथों से ये मैगी मसाला मैगी मंचूरियन रज रज के बनाया है, कभी इन हाथों से खाने लायक खाना भी बना लिया करो। अरे दुनिया में दाल चावल की हड़ताल नहीं पड़ी है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दाल भात चोखा के आगे तुम्हें कुछ भाता ही नहीं है। एकाएक मैगी के पीछे सास बहू और बाप बेटे के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। मानो हिरोशिमा और नागासाकी आमने सामने आ खड़े हों। थक हार कर बेचारे बाप बेटे देर रात घर से निकलकर कहते हैं, अरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी मैगी के पीछे ससुरी सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है। मती मारी गई है इनकी। आज फिर हम बाप बेटे को खकनू के ढाबे पर खाना खाना पड़ेगा। भूख से बिलबिलाते बेचारे बाप बेटी खकनू की दुकान पर जाते हैं, जहां वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है चच्चा, फिर मैगी के मार झेले के मिली क्या? अरे बड़े भैया तुम ही बता दो। अरे खकनू क्या बताएं, मैगी की दीवानी सास बहू ने तो नाक में दम कर दिया है। घर में बीवी के रहते भी बेहतर खाना नसीब नहीं होता। अरे भैया आखिरकार कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहोगे? ऐसन कुछ करो कि आपकी मेहरियां मैगी खाइल छोड़ दें। अरे खकनू, इन सास बहू की मैगी ने हमारा माथा खाली कर दिया है। तेरे पास कोई तरकीब है तो बता। देखो चच्चा, जौने लेक से लोहा ही लोहा को काटत है, ई सास बहू की मैगी इन्हें मात दे सकत है। आप ई दोनों सास बहू के सामने 1000 पैकेट मैगी पकावे की चुनौती दो और हार जाए पर मुआवजे के तौर पर हमेशा के लिए इनके मैगी खाने पे पाबंदी लगा दो। दोनों बाप बेटे को खकनू की दी हुई सुनहरी सोच जंच जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो इस शर्त को सास बहू के सामने रखते हैं। माँ और मीनल, आज हमारे घर में दावत है जिसमें पूरा गांव देहात शामिल होगा। दावत में आप दोनों को महज मैगी पकानी है। बस ये तो हम सास बहू के बाएं हाथ का खेल है। अरे बौराई खुरा के जैसे बकर बकर न करो, पहले पूरी बात सुन लो। इस दावत में तुम दोनों सास बहू को 2 घंटे के भीतर पूरे 1000 पैकेट मैगी पकाना है, जिसके लिए तुम्हें चूल्हे मसाला और परात का पुख्ता प्रबंध मिलेगा। अगर तुम दोनों सास बहू निर्धारित समय में 1000 पैकेट मैगी पकाकर पूरे गांव देहात को परोसने में सफल हो गईं, तो फिर पूरी जिंदगी हम बाप बेटे बिना आनाकानी के तुम्हें मैगी खाने देंगे। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और जोश में आकर सास बहू शर्त स्वीकार कर लेती हैं, जिसके बाद दोनों के पति उन्हें गंगाधर और गिरीश गिन चुनकर पूरे 1000 मैगी के पैकेट्स लाकर देते हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू बुदबुदाते हुए कहती हैं, बहू अब फूहर बने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध ले। अगर हम सास बहू ने दिए समय विधि में 1000 मैगी के पैकेट पकाने में हम सफल हो गए, तो मैगी खाने के खातिर हमें अपने पतियों की किलकिल नहीं सुननी पड़ेगी। अरे माँ जी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी के लिए हम सास बहू को 2 घंटे मिले हैं। ये 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती तो हम सास बहू चुटकियों में जीत जाएंगे। विश्वास हमारे जीवन की डूबती नैया को पार लगाती है, मगर जरूरत से ज्यादा विश्वास हमें ले डूबती है।
कुछ ऐसा सास बहू के साथ होने को था। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर मैगी का मसाला तैयार करती हैं। जहां बहू प्याज काटते हुए आंसू बहा रही थी, वहीं सास मिर्च मसाला तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैगी का मसाला तैयार करने और प्याज की कटाई में ही पौना घंटा बीत गया। चल चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं। दोनों सास बहू चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर समय की घंटी के कारण अधपके मसले में पूरे 1000 पैकेट की मैगी को उड़ेल देती है। बावजूद इसके बीच ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके पति कहते हैं, अरे आप दोनों सास बहू दिए 2 घंटों में 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती पार करने में असफल हो चुकी हो। चुनौती में हार जाने के कारण दोनों सास बहू एक दूसरे पर दोष लगाने लगती हैं। अरे धीमी चाल के चलते हम चुनौती हार गए। मैगी बनाना था हमें, मगर तू तो बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी, मुझसे पूछकर आपने इस 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। अब इस हार के चलते मेरा मन मैगी खाने को तड़पेगा। अब तुम दोनों सास बहू एक दूजे के संग कुत्ते बिल्ली की तरह खींच-पीट मत करो। हम सिर्फ तुम सास बहू को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि अपने पसंदीदा खाने से दूर होकर मन किया छचनता है। आखिर आज आखिरी दफा जी भरकर जितनी जुगाली करनी है कर लो, क्योंकि कल से केवल दाल चावल बनेगा। आखिरकार दोनों सास बहू मैगी पकाने की चुनौती की हार के साथ उन्हें बनाकर सभी को परोसकर खुद खाते हुए कहती हैं, माँ जी, जल्दी जल्दी खा लीजिए मैगी, क्योंकि ये गांव देहात के साथ हम सास बहू की आखिरी मैगी की दावत है। कल से हमको भी दाल भात से ही अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। इस तरह 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती में हारकर सास बहू को मुंह की खानी पड़ती है, जिसके अगले दिन मैगी की शौकीन सास बहू बेमन से दाल चावल खाती हैं। मगर समय के साथ उनको घरेलू खाने का स्वाद समझ आ चुका था। सच है साथियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ चुनौतियां इंसान को बेहतर बना जाती हैं, तो कभी कभी वही चुनौतियां हमें जीवन से जुड़ा सुनहरा सबक सिखा जाती हैं। बादलों पर जादुई सोने की बैंगन की खेती। बहुत बरस पहले ही सोना की माँ रेवा की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। ऐसे में कच्ची उम्र में ही 9 साल की नन्ही सोना के कंधे चूल्हे चौके के बोझ तले दब गए। उसका पिता हरिया के हाथों में खेती बाड़ी की कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वह लोगों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेती करके 2 वक्त की भूख का बंदोबस्त कर पाता था। कई साल बीत चुके थे। सोना अब 17 साल की हो चुकी थी। देर रात वह ओट पर बैठी हरिया के लौटने की बाट जोह रही थी। अंधेरा घिराया, अब तक बाबूजी घर नहीं आए। कहीं इस जाड़े के पुरवाई बयार में उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। अचानक सोना की नजर ठंड में ठिठुरते हुए चले आ रहे हरिया पर जाती है। अरे सोना बिटिया, इतनी सर्दी में तू बाहर काहे बैठी है? आपकी राह देख रही थी बाबूजी। फिर सोना अपने पिता को खाना परोसती है। तभी अपने पिता के चेहरे पर चिंता की उभरी शिकंज देखकर सोना पूछती है, क्या बात है बाबूजी? मैं देख रही हूँ आप भीतर ही भीतर किसी चिंता में घुले जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा थक गया हूँ। हरिया आधा अधूरा खाना खाकर थाली से उठकर बिछौना धर लेता है। सोना भी सो जाती है। तभी देर रात जाग रहा हरिया हताश मन से कहता है, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची कि तेरे गरीब बाबूजी के कंधे सूदखोर सूबेदारों के कर्ज तले दब गए हैं। बरस भर के भीतर तू 18 बरस की हो जाएगी। ऐसे में कैसे करूंगा तेरा ब्याह? बेटी के जवान होने की खबर घर से पहले जग जान जाता है। सारी रात हरिया की आंखों से बहते आंसू बिछौने को भिगो रहे होते हैं। गरीबी की गहराई उसे इस कदर जकड़ती है कि उस रात वह मौत के फाटक के पार पहुंच जाता है। अगली सुबह, बाबूजी उठिए, सुबह हो गई है। बाबूजी उठिए ना, बाबूजी। इस तरह पिता की मौत के बाद सोना एकदम अकेली हो जाती है। 2 दिन बीत चुके थे। एक रोज काले गहरे बादलों का काफिला गांव में घिराता है, जिसके साथ बरसात के साथ सुंदर सी परी सोना के घर के बाहर नाच रही होती है। तभी सोना की सिसकियां सुनकर वह खिड़की से भीतर झांकती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
सब्र का बांध अब साथ छोड़ रहा है, मगर मैं क्या खाऊं? अनाज के खत्ते तो एकदम खाली है। ऐसे में मेरे पास पाव भर आटे दाल का पैसा भी नहीं। सोना को फूट फूट कर रोता देखकर परी उसके पास आकर बोलती है, सोना तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? पहले तो परी को देखकर सोना अचकची रह जाती है और फिर कहती है, मेरी माँ बाबूजी तो मिट्टी में मिल गए। मेरे बाबा किसानी किया करते थे, बावजूद इसके हमारे पास गांव में गज भर जमीन भी नहीं। न मेरे पास खाने को दाना पानी है, न घर भाड़ा देने को एक खोटा सिक्का। चिंता ना करो सोना, चलो मेरे साथ। जैसे ही परी अपनी जादुई छड़ी सोना पर घुमाती है, सोना उड़ने लगती है, जिसके बाद वह परी के साथ हवा में बढ़ने लगती है। तभी परी को एक किसान खेत में बैंगन के बीज बोता दिखाई पड़ता है। परी अपनी जादुई छड़ी से बीजों की पोटली खींचकर चल पड़ती है। परी रानी, हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों की पार, जहाँ करेंगे हम जादुई सुनहरी बैगन की खेती। युप्पी! कुछ ही पलों में परी सोना को लेकर बादल पर पहुंच जाती है। परी रानी, अब मुझे क्या करना होगा? सोना, तुम्हें इन बैंगन के बीजों को हर एक बादल में बोना है, फिर देखना जिन्नी का जादू। परी के कहे अनुसार सोना हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करने लगती है, जिसके बाद परी बादल पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। देखते ही देखते बीज अंकुर बनकर फूट पड़ते हैं। ये क्या था? जब हम धरती में बीज बोते हैं तो अंकुर फूटने में 1 सप्ताह का समय खिंच जाता है और बैंगन का पेड़ बनने में तो महीनों का पड़ाव पार हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं। सोना, जैसे ही सूरज बादलों में छुपेगा, उसकी सुनहरी किरण से यह बैंगन के पौधे बड़े पेड़ में बदल जाएंगे और इनके प्रत्येक डालियों पर सोने के बैंगन के गुच्छे उगाएंगे। थोड़ी देर में सूरज ढलकर बादलों में घुल मिल जाता है, जिसके साथ सभी नन्हे पौधे बड़े बैंगन के पेड़ में बदल जाते हैं और हर एक ढाल में चमचमाते बैंगन उग जाते हैं। आगे बढ़ो सोना, और अंधेरा गिरने से पहले इन जादुई सोने के बैंगन को तोड़ लो, वरना ये जादुई सुनहरे बैंगन गांच के साथ गायब हो जाएंगे। सोना सारे सोने के बैंगन तोड़कर परी के दिए टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद परी उसे रात के अंधेरे में घर पहुंचा देती है। अच्छा सोना, मैं जाती हूँ। एक बात याद रहे, ये सारे सोने के बैंगन मत बेचना, एक हमेशा अपने पास रखना, ताकि मैं इस बैंगन से बादलों के पार से तुम्हारी आवाज सुन सकूं। अगली सुबह सोना एक सुनहरा बैंगन बचाकर सारे सोने के बैंगन बेचकर अपने खाने के लिए खूब सारे अनाज खरीद लेती है। उस रात सोना भरपेट खाना खाकर मजे की नींद सोती है। धीरे धीरे सारा अनाज खाली हो जाने पर सोना परी को पुकारती है। परी ने कहा था, इस जादुई बैंगन की आवाज बादलों के पार जाएगी। परी रानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतने में परी सोना के सामने प्रकट होकर कहती है, कहो क्या हुआ सोना? परी रानी, मुझे और जादुई बैगन चाहिए, क्योंकि मेरे अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं और घर के ऊपर ये जो छप्पर की छत चढ़ी है, जो सावन भादों में कहर ढाती है, इसकी कच्ची दीवार भी कब ढह जाए, इसकी कोई आशा नहीं, इसलिए मैं इसे भी बदलना चाहती हूँ। सोना की मदद के लिए परी उसे दोबारा बादलों पर लाती है। ये लो सोना, इन बैंगन के बीजों को प्रत्येक बादलों में बो दो, ताकि हम नए सिरे से खेती करें। सोना सतर्कता से हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करती है, जिसके बाद परी जिन्नी के जादू से उनमें से अंकुर फूटकर बारीक पौधे में बदल जाते हैं और सूरज की सुनहरी किरण बादलों में छिपने के साथ वह बड़े पेड़ में बदलकर सैकड़ों सोने के चमचमाते बैंगन से लग जाते हैं। जिन्नी परी, इस जादुई बैंगन की खेती को खुमारी देखकर ही मेरा चेहरा खिल उठता है। ये इतना अद्भुत जो है, बैंगन से लेकर शाखा और सिरे तक सोने के जो हैं। जाओ सोना, जल्दी से इन जादुई बैंगन की खेती से अपनी जरूरतें पूरी करो। सोना झटपट से सारे बैंगन तोड़कर उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद परी उसे रात में गांव में छोड़ आती है। अगली सुबह सोना वह बैंगन को छोड़कर बाकी सभी सोने के बैंगन सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है। मगर बदकिस्मती से पौ फटते ही जेठालाल उसका किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ कर्जखोर की बेटी, कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। जेठालाल जी, आप यहाँ? हाँ मैं। जल्दी से उठा अपनी गठरी और पकड़ ले दूजी डगरी, क्योंकि तेरे बाप हरिया ने मेरे पास इस घर को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए नकद लिया था।
अब ये जमीन मैं जब्त करूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। सोना ने बादलों पर जितनी जादुई बैंगन की खेती की थी उसके सारे पैसे वह जेठालाल को देकर अपने घर को दाव पर लगने से बचा लेती है और एक बार फिर परी को पुकारती है। जिनी परी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर परी प्रकट होती है। सोना उसे सब कुछ बताती है, तभी उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जिनी परी, ये घर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ मेरा बचपन बीता है। माँ बाबूजी संग बीती वो बेशकीमती यादें भी कभी धुंधली नहीं होंगी। सोना, तुम्हारे पास यह तीसरा और अंतिम मौका है। आज तुम बादलों पर आखिरी बार जादुई सोने के बैंगन की खेती कर सकोगी। चलो। थोड़ी ही देर में वह बादलों पर आते हैं। सोना परी के द्वारा दिए बैंगन के बीज दूर दूर तक दिख रहे बादलों में बो देती है, जिससे अंकुर फूटकर पौधे निकल आते हैं और सूरज के बादलों में छिपते ही जादुई बैंगन की खेती उपन पड़ती है। हर एक बैंगन के गाछ में बहुतायत सोने के बैंगन के गुच्छे लद जाते हैं, जिसे देखकर गरीब सोना की आंखें चमक उठती हैं और वह उन्हें लेकर गाँव लौट आती है, जिसे न सिर्फ वह सुंदर घर की नींव धरती है बल्कि गांव में कई बीघा जमीन खरीदकर बैंगन की खेती करके एक समृद्ध किसान की छवि बना लेती है।